सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज हम बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जिसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसके अंतर्गत प्लेटो का न्याय सिद्धांत का विवेचन करेंगे। प्लेटो की सर्वोत्कृष्ट कृति रिपब्लिक है, जिसकी प्रमुख थीम न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज करना है। जहाँ तक उसके न्याय सिद्धांत की बात है तो उसके दो पक्ष हैं। एक तो है नकारात्मक पक्ष, जिसमें उसने बताया है कि न्याय क्या नहीं है तथा उस समय प्रचलित जो न्याय के सिद्धांत हैं उनका खंडन किया है। दूसरा उसके न्याय का सकारात्मक पक्ष है, जिसमें उसने बताया है कि न्याय वस्तुतः है क्या। उस समय जो प्रचलित सिद्धांत थे वो तीन थे, जिसमें पहला सिद्धांत न्याय का परंपरागत सिद्धांत था। इसके जो प्रतिपादक थे वो सिफालिस और उसका पुत्र पोलेमार्कस है। सिफालिस ने कहा था कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, लेकिन प्लेटो इसकी आलोचना करते हैं। ये कहते हुए करते हैं कि इसे संपूर्ण जीवन में नहीं अपनाया जा सकता। ये कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण भी हो सकता है, जैसे शत्रु को सैनिक रहस्य की जानकारी देना तथा पागल को उसका अस्त्र वापस लौटाना। पोलीमार्कस ने न्याय के बारे में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, अतः मित्र के प्रति मित्रता तथा शत्रु के प्रति शत्रुता बरतना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो इसका भी खंडन कर देते हैं। ये कहते हुए करते हैं कि यह भी सब पर समान रूप से लागू नहीं होता। कई बार मित्र के वेश में कोई शत्रु भी हो सकता है तथा एक ही कार्य किसी के लिए न्यायपूर्ण तो वही कार्य दूसरे के लिए अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। न्याय का जो दूसरा सिद्धांत है वो क्रांतिकारी सिद्धांत है, जिसके जो प्रतिपादक हैं वो थ्रेसिमेकस हैं। थ्रेसिमेकस ने कहा था कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, वही सरकार बनाता है तथा अपने हित में कानून बनाता है, अतः कानून का पालन ही न्याय है तथा अन्याय न्याय से अधिक श्रेष्ठकर है। लेकिन प्लेटो इसकी भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि शासक का लक्ष्य प्रजा के दुख दर्द को दूर करना है, उसको बढ़ाना नहीं है, तथा अन्याय से व्यक्ति दुखी भी रहता है। तीसरा सिद्धांत जो न्याय का उस समय प्रचलित था वो कार्य कारण सिद्धांत था। इसके प्रतिपादक ग्लांका हैं। ग्लांका ने कहा था कि न्याय भय का शिशु है, यह निर्बलों की आवश्यकता है न कि शक्तिशाली का हित। प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्यों ने अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए समझौता किया तथा कानून आदि बनाए तथा दंड के भय से ही कानूनों का पालन किया जाता है। लेकिन प्लेटो आलोचना करता है कि भाई न्याय कानूनी समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं है, ये तो एक आंतरिक गुण है तथा न्याय का पालन भय के कारण नहीं, ये तो आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है। तो इस प्रकार से जो है प्लेटो कार्य कारण सिद्धांत का भी खंडन कर देते हैं। अब वो न्याय का सकारात्मक पक्ष पे आते हैं, यानी अपना खुद का न्याय सिद्धांत देते हैं कि न्याय क्या है। तो उनकी न्याय के दो प्रकार हैं, एक तो व्यक्तिगत न्याय है, दूसरा सामाजिक न्याय है। पहले हम व्यक्तिगत न्याय को समझते हैं। वो कह रहे हैं, प्लेटो कह रहे हैं कि प्रत्येक मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, साहस, बुद्धि और इंद्रिय तृष्णा। इनमें एक तत्व प्रबल होता है, अतः प्रबल गुण का अधिक से अधिक विकास किया जाए और अन्य गुणों में उचित समन्वय और संतुलन कायम करना ही व्यक्तिगत न्याय की सृष्टि करता है। इस तरीके से ये व्यक्तिगत न्याय हो गया। जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है, प्लेटो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में प्रबल गुण के आधार पर जब वो समाज में अपनी भूमिका चुन लेता है तो सामाजिक न्याय की सृष्टि होती है। जैसे किसी व्यक्ति में साहस की प्रधानता है तो वो सैनिक वर्ग में अपना स्थान बनाए और राज्य की रक्षा का कार्य करे। जिसमें बुद्धिमत्ता ज़्यादा है वो प्रशासक वर्ग में आए, कानूनों का निर्माण करे और प्रशासन चलाए। जिसमें इंद्रिय तृष्णा प्रधान है वो उत्पादक वर्ग में आए और आर्थिक कार्यों को संभाले। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में काम करे, दूसरों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, यही सामाजिक न्याय है। जहाँ तक उसके न्याय सिद्धांत की विशेषताओं की बात है, पहली विशेषता है कि उनका जो न्याय है वो बाह्य नहीं है, आंतरिक है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, क्योंकि इसका संबंध अंतःकरण से है, आत्मा से है, और आत्मा जो है एक आंतरिक और सूक्ष्म तत्व है। दूसरी विशेषता ये श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है,
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने की बात की गई है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और अपनी प्रकृति के अनुसार अपना काम चुने। तीसरी विशेषता है कि ये हस्तक्षेप के सिद्धांत से युक्त है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है दूसरों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, ऐसी बात इसमें कही गई है। चौथी विशेषता दार्शनिक शासक की है। उनके अनुसार पूर्ण न्याय तभी संभव होगा जब शासक दार्शनिक होगा। नेक्स्ट विशेषता नैतिक सिद्धांत की है कि भाई ये नैतिक सिद्धांत है, ये कर्तव्य का बोध कराता है, ये कानूनी न्यायपालिका वाला न्याय नहीं है ये। लेकिन प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो भी आलोचनाओं से परे नहीं है, उसकी भी अपनी आलोचनाएं हैं। जैसे कि पहली आलोचना है कि भाई प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो अव्यवहारिक है, क्योंकि नैतिकता और वैधानिकता के बीच में कोई अंतर ही नहीं किया गया है। दूसरी जो इसकी आलोचना की जाती है वो की जाती है कि इसमें दार्शनिक वर्ग को ही सारी शक्तियां दी गई हैं, जो अपने आप में अनुचित है, क्योंकि इससे एकाधिकारवाद को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरीके से ये भी इसकी आलोचना हो जाती है। नेक्स्ट इसकी जो आलोचना है वो ये है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में गुणों के निर्धारण का कोई सही आधार नहीं बताया गया है कि भाई किसी मनुष्य में किस गुण की प्रधानता है और इसका निर्धारण किस आधार पर होगा, ऐसा भी इसमें कोई स्पष्ट मापदंड प्रस्तुत नहीं किया गया है। नेक्स्ट आलोचना है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत में दंड की व्यवस्था का भी अभाव है। दंड के बारे में, पनिशमेंट के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की है प्लेटो ने। नेक्स्ट आलोचना है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र विरोधी है, क्योंकि इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको राजनीतिक सत्ता का सर्वे सर्वा बना दिया गया है और बहुसंख्यक वर्ग जो है उसको वंचित कर दिया गया है। अंतिम आलोचना के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त है ये सिद्धांत इनका, क्योंकि समाज को 3 वर्गों में बांटना आज के समय में हास्यास्पद लगता है। हो सकता है प्लेटो के समय जो छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे, नगर राज्य होते थे, उसमें ये व्यवस्था कारगर होगी उस समय, लेकिन आज जब बड़े बड़े जो विशाल राष्ट्र राज्य हैं उनमें ये 3 वर्गों की उसकी जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब हास्यास्पद है, लागू करना इसको संभव नहीं है। धन्यवाद।